नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ पर और आप देख रहे हैं बाजार इस हफ्ते। मेरे साथ मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर, जिसमें हम आपको बताते हैं कि कैसी रही बाजार की हफ्ते भर की चाल। तो शेयर बाजार ने अगर शुक्रवार की बात की जाए तो एक नया ऑल टाइम हाई बनाया। कारोबार के दौरान सेंसेक्स 69,893 के स्तर को छुआ, वहीं निफ्टी भी 21,000 के लेवल को क्रॉस कर गया। शेयर बाजार रोज नए शिखर छू रहा है। ये एक नजरिया हो सकता है क्योंकि यहाँ से भारी गिरावट की भी आशंका की उम्मीद जताई गई है, क्योंकि बाजार में हर बुल रैली के दौरान, यानी कि जब शेयर्स अच्छे खासे रनअप के साथ भागते हैं, अंत में गिरावट देखने को मिलती है। ऐसे में आपके मन में अगर कोई सवाल है जो कि आप शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ है, आप उसे जानना चाहते हैं, हम उस पर करेंगे चर्चा। साथ ही शेयर मार्केट में कैसी रहेगी स्टॉक्स की चाल, कहाँ निवेश करना होगा, मुनाफे का सौदा, कौन सा सेक्टर देगा बेहतरीन रिटर्न, और इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हमारे मार्केट विशेषज्ञ जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अपना सवाल पूछने के लिए आप जो नंबर्स लगातार स्क्रीन के नीचे फ्लैश हो रहे हैं उन पर आप कॉल कर सकते हैं। नंबर्स आपको बता दें एक बार, 23387031, दूसरा नंबर है 23097670। ये दोनों नंबर लगातार स्क्रीन पर फ्लैश होते जा रहे हैं, आप इन पर कॉल कर सकते हैं। शेयर मार्केट से जुड़ी तमाम जो जानकारियां हैं, सेक्टर स्पेसिफिक जो वो जान सकते हैं। एक रुख करते हैं कि हमारे साथ जो मार्केट विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं वो कौन है, और उनसे सवाल करने के लिए आप फ़ोन कर सकते हैं। हमारे साथ एनसी महेश्वरी साहब जुड़े हुए हैं, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट हैं। एनसी महेश्वरी साहब, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो पर। जब तक हमारे साथ कॉलर जुड़ते हैं, पहला सवाल तो यही है कि खूब बेहतरीन रनअप हमने पिछले हफ्ते देखा। महेश्वरी साहब, ख़ास तौर पर जो 5 विधानसभा राज्यों के चुनावों के नतीजे आए, उसको तो बम्पर सैल्यूट दिया है शेयर बाजार ने। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये जो इमीडिएट गेन आया है, लास्ट जो 600 पॉइंट निफ्टी में बढ़े हैं, वो बेसिकली डायरेक्ट हम उनको लिंक कर सकते हैं जो बीजेपी और रूलिंग पार्टी जो सेंटर में थी, उसकी जो बेहतरीन प्रदर्शन हुआ इलेक्शन में। उसमें क्या है कि जो प्री इलेक्शन एक कंफ्यूजन होता है कि लोकसभा में क्या होगा, काफी हद तक वो बादल को छट गए हैं। लोगों को एक विश्वास हो गया है कि कोई अब कंफ्यूजन की स्थिति नहीं है। हो सकता है सीट 10-20 बढ़ के आए या घट के आए, बट मोर और लेस सेम जो सेट है जो वही रहेगा और वही इकोनॉमिक पॉलिसीज कंटिन्यू रहेंगी। इसके चलते एक स्टेबलाइजेशन है, और स्टेबलाइजेशन को ही स्टॉक मार्केट हमेशा प्रीफर करता है, वोट करता है। तो उन्होंने आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत ही अच्छा सलूट दिया है, और मुझे लगता है इसके चलते कॉन्फिडेंस और बिल्डअप हो रहा है। आप देखेंगे पिछले एक हफ्ते में एफएफआई ने भी बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट की है, और हमारा रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ता जा रहा है। कम से कम गवर्नमेंट की इसको जो गवर्नमेंट कॉन्फिडेंस है उसको हम दूसरे ढंग से भी देख सकते हैं, जितने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को बड़ा अच्छा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो दैट शोज कि एक लॉन्ग टर्म रेजिलियंस, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, एक लॉन्ग टर्म कॉन्फिडेंस मार्केट में डेवलप। महेश्वरी साहब, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं और ख़ास तौर पर जिस तरह की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हम देख रहे हैं, उसका सीधा असर हमारी जो आर्थिक व्यवस्था है, स्टेबिलिटी है, उस पर पड़ता है। आने वाले समय में अगर बात की जाए, ख़ास तौर पर जो तमाम सेक्टर्स जो रेट सेंसिटिव हैं, जिस तरह से आरबीआई ने भी ब्याज दरें नहीं बढ़ाई, परिवर्तित रखा, वो तमाम रेट सेंसिटिव सेक्टर जिसमें ऑटो और बैंक है, उस पर आपका क्या व्यू रहेगा लंबे समय के निवेशकों के लिए? देखिए, मैं पहले बैंकिंग सेक्टर की बात करता हूँ। अगर हम बैंकिंग सेक्टर को देखें तो पिछले 2-3 साल में बैंकिंग सेक्टर ने कोई ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया था। बिकॉज ऑफ कोविड का रीजन था, इंडस्ट्री बैड हो गई थी, कुछ एनपीए एक्यूमुलेट हो गए चलते हुए। लेकिन अगर हम इसको कंपैरिजन देखें, इस बार पहली बार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक ऐसा बैंक है जिसका 50,000 करोड़ रुपए का एनुअल। अगर हम टोटल बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो 2018-19 में टोटल बैंकिंग सेक्टर का जो जितने टॉप के 20 बैंक हैं, उनका प्रॉफिट अगर हम जोड़ें तो वो 50,000 करोड़ था, जो कि आज खाली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है। इस बार हमें एक्सपेक्टेड है कि मार्च 24 में जो बैंकिंग सेक्टर है उसका प्रॉफिट 2,50,000 करोड़, मतलब पिछले 3 सालों में 5 गुना प्रॉफिट बढ़ गया। तो इसका सारा रेजिलियंस नजर आएगा। अगर हम एचडीएफसी बैंक की बात करें तो अगर वर्ल्ड के हम टॉप 10 बैंक की बात करते हैं तो एचडीएफसी मर्जर होने के बाद मुझे लग रहा है कि वर्ल्ड के इंडिया का ही सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट एक इंस्टीट्यूशन नहीं होगा, पर पूरे वर्ल्ड का एक इंस्टीट्यूशन होगा जो जिसकी अर्थव्यवस्था में पूरे वर्ल्ड की छाप होगी। तो मुझे लगता है बैंकिंग सेक्टर आने वाले टाइम में जो उसका बैड वेदर था, वो क्लाउड्स थे, वो छट गए हैं, और बहुत बेहतरीन मुझे लग रहा है यहाँ से बैंकिंग सेक्टर आगे।
चलिए, बैंकिंग सेक्टर पर बहुत बुलिश नजर आ रहे हैं एनसी महेश्वरी साहब। हमारे साथ एक और विशिष्ट मेहमान मार्केट की जानकारी रखने वाले जुड़ गए हैं। अमरीश जी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास शो पर अमरीश जी। और सवाल मेरा यही रहेगा आपसे कि ख़ास तौर पर इस शो के ज़रिए हम कोशिश करते हैं जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स है, लेकिन जो ज़बरदस्त बुल रन इस वक्त शेयर बाज़ार देख रहा है, फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स के लिए क्या रहेगी निवेश की सलाह? मैं तो बोलूँगा कि इन्वेस्ट करने के लिए कोई राइट टाइम के लिए वेट नहीं करना चाहिए। आई थिंक यू शुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन स्मॉल वे, इन ट्रांचेस, क्योंकि जो अभी हम लोगों ने देखा है कि जो भी रेड फ्लैग्स थे मार्केट्स और इकोनॉमी के लिए और इंडिया के लिए, आई मीन फॉर एग्जांपल 1.5 महीने पहले जो रेड फ्लैग्स थे, इट वाज दैट इजराइल हमास वॉर, जो जो हम लोग को पता नहीं था कि आई मीन एज टू वेयर इट विल गो। ऑयल प्राइसेस करीब $95 के ऊपर चले गए थे। इलेक्शन आने वाला था असेंबली का, इवन दैट वाज अनसर्टन कि क्या होने वाला है, वेदर बीजेपी विल विन मोर देन वन स्टेट और नॉट। इंटरेस्ट रेट्स काफ़ी हाई थे और आई मीन वी वर एक्सपेक्टिंग दैट इंटरेस्ट रेट्स कुड इवन मूव अप, स्पेशली यूएस का। इन्फ्लेशन हाई था, पर आई थिंक ऑल दीज थिंग्स आर आउट ऑफ द वे, क्योंकि जो वॉर है दैट्स बिकम अ नॉन एंटिटी। ऑयल प्राइसेस काफ़ी कम हो चुके हैं। इलेक्शंस वाज एक्सट्रीमली पॉजिटिव फॉर बीजेपी, बेटर देन एक्सपेक्टेड। इंटरेस्ट रेट्स हम लोग अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पॉसिबली फ्रॉम 2024 इंटरेस्ट रेट्स नीचे आएंगे। तो आई थिंक ऑल दीज थिंग्स आर एक्सट्रीमली पॉजिटिव फॉर द मार्केट्स एंड इवन गोइंग अहेड जनरल इलेक्शंस में भी आई थिंक द रोड इज डिसेंटली क्लियर फॉर द बीजेपी। एंड नॉर्मली मार्केट्स को अच्छा लगता है कि देयर इज कंटिन्यूटी, एंड कंटिन्यूटी मीन्स पॉजिटिवनेस फॉर द मार्केट्स। तो मुझे लगता है कि यहाँ से डाउनसाइड मिनिमल है। करेक्शंस तो होंगे मार्केट में, ये नहीं है कि वन वे मूव, करेक्शंस होंगे, बट आई थिंक करेक्शन शुड बी यूटिलाइज्ड टू बाय। जी, महेश्वरी साहब, जो ग्रीन एनर्जी सेक्टर्स हैं उन पर आपका क्या व्यू पॉइंट रहेगा? जैसे हम तमाम ऐसी कई कंपनीज देख रहे हैं जिनके जो शेयर्स का पर प्राइस था वो 600 से 800 में अगर वेरिएट करता हुआ नजर आया, और जिस तरह से ग्रीन एनर्जी सेक्टर पर सरकार का फोकस है वो तुरंत भागते हुए नजर आए। ऐसे में निवेशकों के लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? देखिए, सनराइज सेक्टर है और ग्रीन में हमें लगता है कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छी रिटर्न देगा। हमारी कैलकुलेशन है कि इसमें सीजीआर जो अगर हम कंपाउंडिंग एनुअल रिटर्न की बात करें तो करीब 17 to 18% आपको रिटर्न मिलेगी। इसलिए आपने देखा कि जो भी अच्छी कंपनीज हैं, चाहे वो टाटा पावर हो, वो भी रिन्यूएबल में जा रहा है, इवन रिलायंस की बात करें वो भी रिन्यूएबल में जा रहा है, जो नए स्टार्टअप है वो भी रिन्यूएबल में जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि रिन्यूएबल एक बड़ा अच्छा सेक्टर है। जैसे मैंने पहले बैंकिंग की बात कर रहे थे, बैंकिंग की साथ रिन्यूएबल एनर्जी काफी अच्छा सेक्टर है। उसके साथ चलते चलते अगर हम चाहें तो टूरिज्म को भी देख सकते हैं, बिकॉज 3-4 साल की जो हमारी एक्यूमुलेटेड ग्रोथ है, एक्यूमुलेटेड डिमांड थी, इनर्ट डिमांड जिसको हम बोलते हैं, वो पिछले 3-4 साल से एक्यूमुलेट होती जा रही थी। तो अब आप देखिए एयरलाइंस के टिकट्स नहीं मिल रहे हैं, ट्रेन में टिकट्स नहीं मिल रहे हैं, होटल्स बुकिंग बम्पर बुकिंग है। एज ए मैटर मुझे लगता है इस बार होटल्स की पिछले लास्ट 10 इयर्स की सबसे ज्यादा ग्रॉस टर्नओवर होने वाली है। तो ये सारे सनराइज सेक्टर्स हैं और इन्वेस्टर्स को मुझे लगता है थोड़ा और समझना पड़ेगा। कुछ इन्वेस्टमेंट से संबंधित, मार्केट से संबंधित कुछ मिथ हैं। मुझे लगता है इन्वेस्टर्स को थोड़ा समझना पड़ेगा कि उस मिथ से हमें कैसे। जी जी, इन्वेस्टमेंट है वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्टिविटी नहीं है जितनी वो इतनी लगती है। बड़ा आसान है कहना कि लोग आप खरीद लीजिए और तेज बेच दीजिए तो प्रॉफिट हो जाएगा। ये स्विंग ट्रेडिंग का, ये जो स्विंग ट्रेडिंग है महेश्वरी साहब, और इस पर एक अमरीश जी का भी मैं टेक लूंगी। स्विंग ट्रेडर्स का हमेशा ये रहता है कि भाई हमने 800 में एक शेयर लिया, 2-3 दिन बाद उन्होंने अपने ऐप पर चेक किया, उनको लगा यार ये 200 रुपये की मुनाफा मुझे दे रहा है, मैं इसे बेच दूं, और उसके 3 दिन बाद वही शेयर 700-800 रुपये बढ़ जाता है। स्विंग ट्रेडर्स या फिर हम कहें इस तरह के जो निवेशक है उनके लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? मेरे लिए क्वेश्चन? जी जी अमरीश जी। हाँ, देखिए, जो भी करे एक ट्रेडर या इन्वेस्टर, वेदर इट इज स्विंग ट्रेडिंग, वेदर इट इज इंट्राडे ट्रेडिंग, वेदर इट्स अ पोजिशनल ट्रेड, आई थिंक एवरी इन्वेस्टर के लिए या एवरी ट्रेडर के लिए डिसिप्लिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो देन रिमेन इन स्विंग ट्रेडिंग, डोंट ट्राई टू बिकम एन इन्वेस्टर और डोंट ट्राई टू चेंज योर मॉडल। क्योंकि क्या होता है कि आई मीन लाइक इफ अ ट्रेडर बिकम्स ए इन्वेस्टर, क्योंकि यदि स्टॉक ऊपर जाता है तो उन लोग बेच देते हैं,
यदि स्टॉक नीचे आता है देन दे होल्ड ऑन, दे डोंट कीप अ स्टॉप लॉस और इन्वेस्टर बन जाते हैं। ये काफी गलत है क्योंकि दिस आई मीन फाइनली एंड्स अप इन ह्यूज लॉसेस। जी तो ये स्विंग ट्रेडर है तो आई मीन यू टेक दैट 100-200 रुपीज, यू आर हैप्पी विद दैट। आई मीन दैट स्टॉक मूव्स अप 600-700 रुपीज, उसके बाद आई थिंक यू शुड नॉट रिग्रेट। मतलब थंब रूल व्हाट यू सेड इज कि डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत अच्छा। एंड देन यू लुक एट अनदर अपॉर्चुनिटी इन अ मार्केट। एवरी डे आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है। बिल्कुल। और मार्केट को हम टाइम नहीं कर सकते, लेकिन हमारे गेस्ट के साथ हमारे जो कॉलर है उनका टाइम हो गया है। हमारे साथ घनश्याम जी जुड़े हुए हैं राजधानी दिल्ली से। घनश्याम जी सुप्रभात, पूछिए सवाल। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। जी पूछिए सवाल। सर मेरा सर मैडम मैं बीडीएल में है, मेरे शेयर 50 शेयर है, ये औसत है इसका 1000 के लगभग। तो अभी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, हालांकि प्रॉफिट में है 32%। तो अभी इसमें होल्ड करें या फिर इसको सेल कर दें? महेश भाई साहब। देखिए इस समय मार्केट क्योंकि बुलिश फेस पे चल रही है तो होल्ड करने में कोई नुकसान नहीं है। मुझे ये लग रहा है कि इन्वेस्टर को इंडिविजुअल स्टॉक में ना जाने के साथ थोड़ा सा सेक्टर स्पेसिफिक समझना पड़ेगा और बुकिंग ऑफ प्रॉफिट, जैसे बालिका जी ने बोला, बड़ा बिल्कुल सिंपल सी चीज कि हमें अपने फितरत क्या है, हमारी नेचर ऑफ ट्रेड क्या है, हमें बिजनेस है या प्रोफेशन है या इन्वेस्टमेंट। जब हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो हम टोटल एक बिजनेस की तरह काम कर रहे हैं और हमें बिजनेस डिसीजन को लेना है। इसी तरह यहाँ पे लॉन्ग टर्म है। जो मुझे लग रहा है कि इन्वेस्टमेंट की पिछले 3-4 साल में हम जितनी बार डिस्कशन की है कभी होती है तो प्रॉफिट टाइम पे बुक नहीं करते। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं कि आप डोंट टेक एनी एक्शन। आपको मतलब ये नहीं कि आप सिंपल बाई कर रहे हैं और उसको देन यू आर स्लीपिंग ओवर दैट। अगर प्रॉफिट एक रणनीति बनाएंगे जहां पर उसके एक डिटरमिनेट रेट से अगर इनकम आ रही है तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करना ही जरूरी है। जिस तरह से मार्केट इस समय 21,000 के आसपास जा रही है, हम ये नहीं करें 21 होगी 22 भी होगी और हमारा एस्टिमेट तो है कि ये बहुत जल्दी 23,500 तक भी आ सकती है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं करेक्शन नहीं होगी और उसका मतलब ये नहीं कि आपको बीच में प्रॉफिट बुक नहीं करना। ये रणनीति आपको बीच में बना के रखनी पड़ेगी कब आपको बिल्कुल और कब आपको रीइन्वेस्टमेंट करना। बिल्कुल। तो मल्टी बैगर्स की पहचान कैसे करेंगे, इस पर भी होगी विशेष चर्चा। हमारे साथ दोनों विशेष मेहमान जुड़े हुए हैं, लेकिन बाजार इस हफ्ते में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। मेरे पास ऑलमोस्ट सभी तरीके के कस्टमर्स आते हैं जो छोटा कारोबार करते हैं, दुकान वाले हैं, हाउसवाइफ्स हैं। तो वो लोग समझते हैं इस चीज़ को कि आज वो वर्किंग हैं, कल को जब वो वर्किंग नहीं रहेंगे तो उस कंडीशन पे उनका क्या होगा। तो इसीलिए रिटायरमेंट प्लान हमें पहले से ही लेना चाहिए कि हम अपने ओल्ड एज पर आकर उस रिटायरमेंट प्लान का फ़ायदा उठा सकें। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस ज़रूरी है। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास शो बाजार इस हफ्ते। दो विशेष मेहमान शेयर मार्केट के जानकार हमारे साथ जुड़े हैं, एनसी महेश्वरी साहब और अमरीश साहब जुड़े हैं। अमरीश जी, मल्टी बैगर्स को लेकर हमसे कई सवाल पूछे जाते हैं और मल्टी बैगर्स का चुनाव किस तरह से कोई निवेशक कर सकता है, ख़ास तौर पर जिसका नज़रिया 5 से 10 साल का हो? देखिए, एक बात है कि जब भी हम लोग स्टॉक पिक करते हैं काफ़ी पैरामीटर्स होते हैं स्टॉक के। आई मीन द सेक्टर शुड बी लुकिंग गुड, उनके जो मैनेजमेंट है, आई थिंक मैनेजमेंट क्वालिटी हैज़ टू बी एक्सीलेंट, बैलेंस शीट अच्छा होना चाहिए, पर यदि अच्छा नहीं है देन एटलीस्ट देयर शुड बी विजिबिलिटी कि कब ये इम्प्रूव होगा, एंड देयर शुड बी डिसेंट अमाउंट ऑफ वैल्यू इन द कंपनी। पर एक बात है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कि आज मैंने जो स्टॉक पिक किया है दैट इट विल बिकम अ मल्टी बैगर। आज बोलना ये काफ़ी मुश्किल है बिकॉज फाइनली आई मीन इट डिपेंड्स ऑन द परफॉर्मेंस एज टू आई मीन जो हम लोग का एक्सपेक्टेशन है, आई मीन इट इनफैक्ट एक्सीड्स दैट एंड कंटिन्यूज टू डू वेल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो ही मल्टी बैगर बनता है। सो एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम वन नीड्स टू एसेस कि ये स्टॉक होल्ड करना चाहिए कि या बेच देना चाहिए। So, I mean, if you are buying something today, maybe after 2 years it can become a multi-bagger. पर ये बोलना मुश्किल, like I said, कि आज बोलना मुश्किल है कि ये multi-bagger बनेगा। महेश्वरी साहब, जो बड़े ब्लू चिप कंपनीज हैं, टाटा मोटर्स, जिसके स्टॉक की वैल्यूएशन कुछ साल पहले तक हज़ारों में थी, अब वो लाखों में पहुंच गई है, क्या एक निवेशक के लिए बड़ी अमाउंट एक स्टॉक में इस तरह से इन्वेस्ट करना एक बेहतरीन विकल्प होता है, या उसी अमाउंट को बाइफर्केट कर दिया जाए अलग अलग सेक्टर्स के कुछ अच्छे हम कह सकते हैं मिड कैप स्टॉक्स में?
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये हमारा। बहुत ही अच्छा आपने क्वेश्चन लिया। मैं भी इस पे डिस्कस करने वाला था कि हमारा स्टॉक मार्केट का ये एक सेकंड मिथ है कि ज्यादा बड़े अमाउंट की इन्वेस्टमेंट के लिए मार्केट है, छोटे इन्वेस्टर के लिए शायद ये मार्केट नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। आप बिल्कुल छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और एक नए इन्वेस्टर को हेजिंग मैकेनिज्म लगेगा, वो स्प्रेड ओवर करेगा। अगर वो 4-5 सेक्टर्स में या 4-5 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करेगा थोड़ी थोड़ी, तो वो उसको बेनिफिट रहेगा। क्योंकि कोई भी कितनी भी अच्छी कंपनी हो, आपने देख रखा है इन्फोसिस जैसी कंपनियों में भी सिंगल डे में 40% शार्प फॉल हुआ है। और अच्छी यस बैंक जो 400 से 20 रुपए आया है वो भी हमने देखा हुआ है। तो इसलिए अगर हम किसी एक सिंगल कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो कहीं ना कहीं ज्यादा रिस्क प्रोन है। और इसलिए इन्वेस्टर्स को यही सलाह है कि अगर वो थोड़ा इन्वेस्टमेंट, थोड़ा अमाउंट है, अगर मान लो उनको एक्स अमाउंट रखना है तो 10% या 25% या 30% अपनी लिमिट बना लेंगे। कम से कम एक शेयर में 25% से ज्यादा नहीं लगाएंगे और 10% से कम नहीं लगाएंगे। अगर वो 5% ही लगाएंगे तो उनका नंबर ऑफ स्क्रिप्ट्स इतनी ज्यादा हो जाएंगी कि मॉनिटर नहीं कर पाएंगे। तो कहीं मिनिमम 10% और मैक्सिमम 25% का अगर लिमिट है तो एक अच्छा एक ट्रेंड जो हमने और मार्केट में देखा, मतलब जो मुझे समझ में आया खासतौर पे वर्ल्ड कप के दौरान, कि इसमें भी सीजनल शेयर्स होते हैं। जैसे जोमेटो था, हमने काफ़ी अच्छा रनअप देखा उसमें जब वर्ल्ड कप था, लोगों ने अच्छा खासा सामान घर पे डिलीवरी कराया खाने पीने का। इस तरह के स्टॉक्स में या फिर इस तरह के सेक्टर्स में आपकी क्या राय रहेगी अमरीश जी, निवेशकों के लिए? क्योंकि कई बार हम नाम सुनकर बिना उसके बैलेंस शीट को या उसके पी वैल्यूएशंस को जानते हुए निवेश कर देते हैं, बाद में फिर नुकसान उठाना पड़ता है। देखिए, बिना जाने सुने यदि कोई स्टॉक लेता है तो आई मीन लाइक इट्स अ लॉटरी, स्पेकुलेशन बन जाता है, बिकॉज यू डोंट नो द ट्रू वर्थ। तो आई मीन माय सजेशन वुड बी कि जब भी आप कुछ नाम सुनते हो या कोई बोलता है कि ये अच्छा स्टॉक है, लेना चाहिए, आई थिंक वन शुड एटलीस्ट डू सम अमाउंट ऑफ स्टडी। हर एक आदमी तो एनालिस्ट होता नहीं है, पर भी आई थिंक वन शुड एटलीस्ट रीड अप एंड नो व्हाट ही इज बाइंग। क्योंकि ब्लाइंड बाइंग, प्योरली स्पेकुलेटिव और लाइक इट बिकम्स लाइक गैम्बलिंग। तो काफी लोग वही कर रहे हैं आजकल, क्योंकि जो टिप पे लेते हैं, यदि स्टॉक नीचे आता है तो उनको पता होता नहीं कि क्या करना चाहिए, क्योंकि जो टिप देता है लेने के लिए वो कभी भी बेचने का टिप देता नहीं है। तो वन हैज टू डू देयर ओन स्टडी, वन हैज टू डू सम अमाउंट ऑफ रिसर्च, पढ़ना चाहिए। मैंने लाइक देयर इज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द नेट, पब्लिक में काफी इंफॉर्मेशन है, तो आई थिंक वन शुड स्टडी अ बिट बिफोर बाइंग। जी महेश भाई साहब, कुछ ऐसे सेक्टर जो बहुत अच्छा रनअप देख चुके हैं, लेकिन अगर हम ऑटो में इसके कुछ सब पार्ट्स की बात करें जिसमें ईवी का सेगमेंट जो है खास तौर पर सरकार का फोकस उस पर है, लगातार उसको लेकर तमाम जितनी भी कंपनियां है वो अपने ईवी व्हीकल्स आने वाले समय में लॉन्च करने की एक बेहतरीन तैयारी में है। इस सेगमेंट पे आपका क्या व्यू पॉइंट रहेगा? देखिए, गवर्नमेंट की बिल्कुल फोकस क्लियर है। इवन वर्ल्ड जो एनर्जी काउंसिल है उसकी भी फोकस है कि हमारे को ग्रीन व्हीकल्स पे ही जाना है। इससे पोल्यूशन भी कम हो रहा है और नेचुरली जो हमारी इंपोर्ट की कंटिन्यूस पेरिनियल प्रॉब्लम है इंपोर्ट डिपेंडेंट, तो वो भी थोड़ा कम हो जाएगी। तो नेचुरल आने वाले टाइम में इसमें पॉल्यूशन बढ़ेगी। अब एनर्जी का क्या, लिथियम बेस्ड बैटरी कैसे होगी, उसकी डिस्चार्जिंग कैसे होगी, चार्जिंग, ऑलरेडी आई थिंक पॉलिसी इनपुट ऑलरेडी इन प्लेस है और धीरे धीरे इम्प्लीमेंट हो जाएगा। पर आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही बेहतरीन इन्वेस्टमेंट होने वाली है। थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन गवर्नमेंट ने, आप देखेंगे कि इनकम टैक्स में भी स्पेशल प्रोविजन दिए हुए हैं। आपको इनकम टैक्स में एक्स्ट्रा डिडक्शन मिलती है, इवन नॉन बिजनेसमैन को भी डिडक्शन मिल रही है। तो गवर्नमेंट भी प्रोत्साहन कर रही है। मुझे लगता है ये सेक्टर बहुत अच्छा है और हमें इसका बेनिफिट लेना भी चाहिए। चलिए, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, अमित ठाकुर जुड़ गए हैं दिल्ली से। अमित जी, पूछिए सवाल अपना। मैम नमस्कार, सर को भी नमस्कार। मैं अमित ठाकुर बोल रहा हूँ दिल्ली से। जी पूछिए। हाँ सर, मेरे को भी जानना है कि इन्वेस्टमेंट कैसे करूँ। मैं नया इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में, LIC में कैसे करूँ। उम्र है सर 26 साल और प्राइवेट जॉब करता हूँ अभी। महेश भाई साहब, ये बहुत हमारे पास इस तरह की मेल्स और बहुत सवाल आते हैं कि क्योंकि हम प्राइवेट जॉब में हैं और हम अपने सैलरी का कुछ अमाउंट जो सेव करके मान लीजिए बैंक में रखते हैं, तो भले ही वो ग्रो नहीं होता, FD पर कम रिटर्न है, तो किस तरह से मार्केट के लिए क्या ये सही मौका है? हैज़ दे मिस द बस और नॉट? क्या किस तरह से वो निवेश करें? देखिए ठाकुर, मेरी आपसे सलाह है कि मैंने, अगर आपने प्रोग्राम शुरू देखा होगा, कि एक मिथ है
कि इन्वेस्टमेंट के लिए ज्यादा अमाउंट की जरूरत। इन्वेस्टमेंट आप छोटे अमाउंट से भी कर सकते हैं और सैलरी वाला भी बड़े प्यार से कर सकता है। लेकिन थोड़ा सा, जैसे अभी अवनीश ने कहा, कि हमें थोड़ा सा डिसिप्लिन है और समझना है। आप सबसे पहले एक जो स्टेप है सिंपल सा, आपको एक डीमेट अकाउंट खोलना होगा और किसी भी ब्रोकर या किसी भी बैंक के पास आपका डीमेट अकाउंट खुल सकता है। वहां पे अकाउंट जिसमें कि आपकी जो सारी शेयर होल्डिंग है वो खुलेगी, आपका केवाईसी होगा, रजिस्टर्ड होगा। तो ये पहला प्रोसेस है जो आपको रेगुलेटरी रजिस्ट्रेशन के लिए करना पड़ेगा। सेकंड है कि आप हाउ टू बाई में ये है कि आप जब आप ऑनलाइन भी ट्रेड कर सकते हैं और आप ब्रोकर्स को फोन करके भी ट्रेड कर सकते हैं। वो आपको सूचित करेगा, थोड़ा बहुत गाइड करेगा और उसके बेस पर सौदा करेगा जी। अब थर्ड क्वेश्चन है सबसे, व्हाट टू बाई, कि हमको क्या खरीदना है, वेदर इट इज राइट टाइम टू बाई ए स्टॉक और मैं वेट करूं। हमेशा इन्वेस्टर का क्वेश्चन होता है कि मार्केट थोड़ी सी बढ़ गई है, मैं शायद वेट कर लूं या ना करूं। जो अच्छे शेयर्स हैं वो अच्छे शेयर्स हमेशा बढ़ते ही रहते हैं। मुझे लगता है कि किसी भी प्राइस पे आप ले लें, अगर एकदम अनार की प्राइस पे आप ले लें, आपने किसी को 50-60 पी पे ले लिया तो आप रुक सकते हैं। अब विद इन दैट आप अगर मीडियम रेंज में कभी भी इन्वेस्ट करेंगे तो आपको उसका प्रॉफिट ही होगा। अब नेक्स्ट होता है कि सैलरी वाले आदमी के पास टाइमिंग नहीं होता। आजकल हर ब्रोकिंग हाउस में एएमओ आप एनी टाइम अपना सौदा डाल सकते हैं। सौदा मार्केट का टाइम तो सुबह मान लो 9:15 से 3:30 है, बट दैट डज नॉट डिबार यू। मतलब वो आपको ऐसा नहीं कि आपको उस समय ही सौदे डालने हैं। आप कोई भी ऐप यूज करेंगे, कोई भी आप ब्रोकर के पास करेंगे, आप अपना सौदा रात को 10 बजे भी डाल सकते हैं। समूह के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, आप अपनी होल्डिंग रात को 10 बजे चेक कर सकते हैं, क्या प्रॉफिट आ रहा है, क्या लॉस आ रहा है, 9 बजे देख सकते हैं और वहीं के वहीं आप एमओ डाल सकते हैं। और आपको बहुत सारी सुविधाएं हैं आजकल। आप अपनी प्राइस डाल सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि आपको उसी मार्केट पे प्राइस पे लेना है, आपको डर लगे कि सुबह पता नहीं मैंने रात को सौदा डाल दिया तो किस प्राइस पे आ गया जी। आप अपनी लिमिट प्राइस डाल सकते हैं कि इस पे मुझे खरीदना है जी। इस पे बेचना है। आपको और भी सुविधाएं हैं। आपको एक बार अगर अकाउंट आपको जुड़ जाता है तो आप स्टॉक मार्केट में भी एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जरूरी नहीं आप म्यूचुअल फंड में ही जाएं एसआईपी के लिए। आप अपने ब्रोकर्स को एक कंटिन्यूअस इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। उस बेसिस पे आपको पर ड्यू डेट मान लो आपको 5,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं टाटा स्टील में, तो आप बता सकते हैं कि मेरे को 5,000 रुपए हर 1 तारीख को टाटा स्टील में डालना है या टाटा मोटर में डालना है। तो आपको आजकल बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। थोड़ा सा आप किसी से डिस्कस करेंगे और तो आपको ये सारी सुविधाएं आराम से मिलेंगी। चलिए, तो हमने इक्विटी की बात की। महेश भाई साहब, अमरीश जी से एक पॉइंट गोल्ड पर भी ले लेते हैं कि गोल्ड और सिल्वर में अच्छा खासा अभी हमने दबाव देखा और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड फिर से शुरू होने वाला है 18 दिसंबर को। तो इस हिसाब से गोल्ड पर आपका क्या व्यू पॉइंट रहेगा? नहीं, गोल्ड तो हैज टू बी देयर इन द पोर्टफोलियो, पर क्वेश्चन है कितना गोल्ड रहना चाहिए। टिपिकली 5 to 10% ही रखते हैं लोग। आई मीन स्पेशली इन्वेस्टर्स कीप अबाउट 5 to 10% ऑफ द पोर्टफोलियो इन गोल्ड। पर गोल्ड में इन्वेस्ट करें तो वन हैज टू बी लॉन्ग टर्म, क्योंकि यदि शॉर्ट टर्म के हिसाब से तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से एज टू विच वे इट विल मूव। एंड आई मीन एट टाइम्स हम लोग देखा है कि 2-3 साल गोल्ड मूव भी करता नहीं है, देन सडनली यू सी अ मेजर मूव। तो आई थिंक इफ वन इज इन्वेस्टिंग इन गोल्ड, वन हैज टू कीप अ व्यू ऑफ एटलीस्ट अबाउट 8 to 10 years। जी, चलिए, तो हम उम्मीद करेंगे कि ख़ास तौर पर जो थंब रूल्स आपने बताया है, जिसमें डिसिप्लिन सबसे बड़ा है एक निवेशक के लिए, और कोई भी निवेशक शेयर बाज़ार के लिए छोटा नहीं होता, ये आज का निचोड़ मैं मान सकती हूँ इस पूरी चर्चा का। बहुत बहुत शुक्रिया महेश भाई साहब, आप इस शो पर आए, अमरीश जी आप इस शो पर आए और अपने बहुत बेहतरीन जानकारियाँ और सटीक विश्लेषण के साथ शेयर बाज़ार से जुड़ी हुई हमें दी। बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय हमसे साझा करने के लिए। तो इस शो का मकसद यही है कि अगर जिस अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई को अगर आप निवेश के ज़रिए तमाम जो शेयर बाज़ार के विकल्प हैं उसमें लगाना चाहते हैं तो सही रास्ता क्या है, इसके लिए हम अलग अलग विशिष्ट मेहमानों के ज़रिए हर हफ्ते ज्ञानवर्धक बातों के साथ जुड़ते हैं। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात। तमाम स्टॉक्स और सेक्टर से जुड़े जो स्पेसिफिक सवाल हैं वो मन में रखिएगा ताकि हम आपके जवाब दे पाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम दर्शकों का जुड़ने के लिए। आगे आप देख सकते हैं न्यूज़ 18 में से होगी कृतिका के साथ। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।